चैप्टर्स 397, 398, 399, 400। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 397। यूं तो अभी शुरू हुई है। इस दुनिया में सच में लाजवाब जीनियसेस की कमी नहीं है। कुछ देर तक गंभीर रहने के बाद फैंग युआन ने अपना सर उठाया और एक आ भरी। बाइनिंग बिंग, क्या कहने तुम्हारे बाइनिंग बिंग, ही, मैंने तुम्हें कम समझा और तुम्हारी साजिश का शिकार हो गया। ये जीत शानदार थी, तुम्हारा प्लान बिल्कुल फ्लॉलेस था, जबकि मैं लापरवाह और हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट था, सिर्फ इमॉर्टल गू के बारे में सोच रहा था और तुम्हें कामयाब होने का मौका दे दिया। ये मेरी गलती थी, तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश इसलिए कर पाया क्योंकि वक्त, जगह और मौका सब परफेक्ट था। अगर मुझे राइचस और डिमोनिक दोनों फैक्शंस के खिलाफ साजिश करते हुए एक इमॉर्टल गू रिफाइन करना पड़ता तो मैं यकीनन तुमसे बुरा परफॉर्म करता, बाइनिंग बिंग ने गंभीरता से जवाब दिया। लेकिन अब इस मोड़ पर जीतने वाला सब ले जाता है और हारने वाला सब कुछ खो देता है। उम्मीद है कि तुम अपनी ये बेकार की कोशिश बैंड कर दोगे। ही, फैंग युआन ने तंज कसा। तुमने मुझे अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हें वो इमॉर्टल गू चाहिए, तुम उसके इफेक्ट्स और मेरे दिमाग में जो इमॉर्टल गू की रेसिपी है वो जानना चाहते हो। ए फ्लैट जबकि लैंड स्पिरिट मर चुकी थी, ब्लेस्ड लैंड तबाही की कागार पर थी, हर तरफ लूप होल्स दी और उन्हें दबाने के लिए हेवनली पावर के बिना गू मास्टर्स अपने गू आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते थे। कहने का मतलब, फैंग युआन को बस एक बार सोचना था और उसके सारे गू खुद ही फट जाते। बाइनिंग बिंग और टाई रुओनन के पास उस रोकने का कोई रास्ता नहीं था। टाई रुओनन, टाई म्यू बाई और बाकी सब मेरे हाथों मारे गए। तुम्हें ये इमॉर्टल गू वापस ले जाना ही होगा अपनी इज्जत बचाने के लिए, वरना तुम अपनी यंग मास्टर की पोजीशन खो दोगी। फैंग युआन शैतानी हंसी हंसा। टाई रुओनन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसने साफ साफ जवाब दिया, हाँ, ये सही है, इमॉर्टल गू यूनिक होते हैं, उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। जब मैं इसे वापस ले जाऊंगी तो ये एक ऐसी कामयाबी होगी जो पहले कभी नहीं हुई। मुझे टाई क्लैन के गू इमॉर्टल्स की स्पेशल ट्रेनिंग और इनाम मिलेगा। रही बात इमॉर्टल गू रिफाइन करने की रेसिपी की, तो अब वो सिर्फ तुम जानते हो। अगर मैं वो क्लैन को दस सकती हूं तो मैं तुरंत टाई क्लैन की यंग क्लैन लीडर बन जाऊंगी। जब मैं क्लैन लीडर की पोजीशन पर आऊंगी तब मेन लॉर्ड टाई म्यू बाई की तरह इंसाफ और कानून का राज कायम करूंगी। इन सब के बाद मैंने सीखा है, इंसाफ कायम करने के लिए जबरदस्त ताकत और एक मजबूत फोर्स की जरूरत होती है। सिर्फ इसी तरह मैं लॉर्ड टाई म्यू बाई की सीख का कर्ज चुका सकती हूं और उनकी आत्मा को शांति दे सकती हूं। ये कहते हुए टाई रुओनन ने अनटाई क्लैंसमैन के बारे में सोचा जो फैंग युआन के हाथों मारे गए थे। उसकी आंख लाल हो गई क्योंकि उसके अंदर गुस्से और नफरत की आग भड़क उठी और साथ ही अपना बदला लेने की सुकून भरी खुशी भी महसूस हुई। उसने एक गहरी सांस ली, फैंग युआन को तीखी नजरों से घूरते हुए बोली, और रही तुम्हारी बात, गू यू फैंग युआन, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तुमने एक मोर्टल शरीर से इमॉर्टल गू रिफाइन किया है, ऐसी रिफाइनमेंट टैलेंट सच में कमाल की है। जब तक तुम सरेंडर कर देते हो, मैं तुम्हें सुधार के लिए टाई क्लैन के डेमन सप्रेशन टावर में भेजे दूंगी। फ्यूचर में जब तुम सुधर जाओगे और टावर से बाहर निकलोगे, तब तुम टाई क्लैन के लिए काम करोगे और राइचस पथ के लिए योगदान दोगे, अपने पापों का प्रायश्चित करोगे। यही सबसे बेहतर अंजाम है। डेमन सप्रेशन टावर। फैंग युआन ने अपनी अड़ छोटी की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हो। ही, इमॉर्टल गू चाहिए? ठीक है, चलो एक सौदा करते हैं। फैंग युआन सौदे की डिटेल्स पर बात करते हुए हॉल के बाहर की हरकतों पर ध्यान दे रहा था। वो वक्त काटने की कोशिश कर रहा था। इस सिचुएशन में भले ही ये एक बैंड गली जैसा लग रहा था, पर उसके पास अभी भी एक आखिरी रास्ता था। गू रिफाइन करने की वजह से फैंग युआन का दिमाग थका हुआ था और उसके पास बहुत कम प्राइमेवल एसेंस बचा था। उसका रैंक 4 ऑल आउट एफर्ट गू अभी तक रिफाइन नहीं हुआ था और गू रिफाइनमेंट प्रोसेस में कई बीस्ट फैंटम्स इस्तेमाल हो चुके थे। वो अभी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। फैंग युआन अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं था, जबकि बाइनिंग बिंग और टाई रुओनन पूरी तैयारी से आए थे। ऊपर से बाहर 4 टाई क्लैन के बूढ़े और कुत्तों के झुंड को कंट्रोल करने वाला टाई बाई की भी था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा बेशक उसके पास सबसे अच्छा मौका था, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रिस्क था और मरने का खतरा भी। जब तक उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, फैंग युआन यूज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मेरा असली मौका उन एक्सपर्ट्स में है जो हॉल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ डॉग ग्रुप और टाई क्लैन के 4 बुद्धों के दम पर वो अन सबको हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। जैसे ही वो लड़कर यहां अंदर आ जाते हैं, पूरा सीन पलट जाएगा। किस्मत बड़े अजीब ढंग से काम करती थी।
कुछ देर पहले तक फैंग युआन बाहर के एक्सपर्ट्स को रोकने के लिए अपने सारे तरीके इस्तेमाल कर रहा था, पर अब वो दुआ कर रहा था कि वो लड़कर हॉल के अंदर आ जाएं। ये मनहूस टाई क्लैन, सारी साजिश इन्हीं की थी। टाई क्लैन का पुराना क्लैन लीडर टाई म्यू बाई खुद आया है, ऐसी क्या चीज ने यूज खींच लिया? हमें पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था। टाई क्लैन एक सुपर क्लैन है, लेकिन ये मत सोचो कि तुम ये सब अकेले हड़प लोगे, ये अनमोल खजाना हम सबका है। अस घमासान युद्ध के मैदान में हर कोई जोश में था। ब्रॉन्ज हॉल को देखते हुए कई गू मास्टर्स की ईड़ जुनून से जल रही थी। बैंगनी रंग का लाइट बैरियर पूरे ब्रॉन्ज हॉल को ढके हुए था। टाई क्लैन के चारों बूढ़े चारों दिशाओं में थे, उस पूरी सुरक्षा दे रहे थे। और टाई बाइकी, वो हॉल के दरवाजे पर खड़ा था, नीचे सभी गू मास्टर्स को देखते हुए कुत्तों के झुंड को कंट्रोल कर रहा था। वो एक बुद्धा आदमी था, उसका सर सफेद बालों से भरा था और उसके माथे पर एक तीसरी आंख थी जो तेजी से चमक रही थी। वो एक रैंक 5 एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर था, टाई क्लैन का एक एल्डर और कभी टाई म्यू बाई का एक काबिल जनरल हुआ करता था। टाई म्यू बाई के ऑर्डर्स पर वो अपनी कल्टिवेशन छोड़कर डो सैनचा माउंटेन पर आया था। इस वक्त टाई बाई की मुस्कुराते हुए मैदाने जांग को देख रहा था। कुत्तों का झुंड उसके कमांड में था, पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा फाइटिंग स्ट्रेंथ दिखा रहा था। टाई बाइकी को नुकसान की कोई परवाह नहीं थी, वो बाहर के सभी एक्सपर्ट्स को रोक रहा था। ये बुद्ध बहुत इरिटेटिंग है। मो वुटियन के बाल हवा में उड़ रहे थे और वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके सामने डॉग एम्परर बा हुआंग खून से लथपथ था, उसकी हालत मो वुटियन से भी बदतर थी। लेकिन जल्द ही अस पर लगा हीलिंग गू काम करने लगा और दूधिया सफेद रोशनी में वो तेजी से ठीक होने लगा। मो वुटियन ने मौका मिलते ही हमला करने की कोशिश की, लेकिन हरे हुआ डॉग्स का एक झुंड बीच में आ गया। फिर से ये मो वुटियन ने दांत पीसे, मजबूरन इस रिइंफोर्समेंट्स के ग्रुप को मारना पड़ा। जब तक उस मौका मिला, बाहुआंग ने अपने ज्यादातर घाव भर लिए थे और फिर से ताज़ा हो गया था। इस वक्त के मुकाबले जब बाइनिंग बिंग ने डॉग एम्परर को भेजा था और यूज कंट्रोल करने की एनर्जी नहीं थी, टाई बाइकी के लिए यह बहुत आसान था। उसने पूरे बैटलफील्ड को मैनिपुलेट किया और सिचुएशन को कंट्रोल किया, एनस्लेवमेंट पाथ की ताकत को पूरी तरह से दिखाया। दूसरी तरफ सियो मांग को भी टाई बाइकी से काफी अटेंशन मिल रहा था। ये नहीं चलेगा, अनमोल खजाना टाई क्लैन ले जाएगा। सियो मांग बेचैन और नफरत से भरा हुआ था, लेकिन डॉग एम्परर यिंग मिंग उसका रास्ता रोक रहा था, उस आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। कमीने, तुमने मुझे मजबूर किया है। सियो मांग गुर्राया और आसमान में उड़ गया। आसमान में पहले से ही एक बड़ा छेद था जो कई किलोमीटर लंबा चौड़ा था, जिसके पार से मेन वर्ल्ड का आसमान दिख रहा था, जो बादलों से भरा और एक धूप वाला दिन था। सियो मांग छेद से बाहर निकला और अपने हाथ उठाए। रैंक 4 गैदर लाइट गू। ढेर सारी सूरज की रोशनी उसकी हथेलियों पर जमा हो गई, रोशनी एक बॉल में बदल गई, बिल्कुल साफ और विशाल। सियो मांग एक बड़े चावल के कटोरे को उठाए हुए एक चींटी जैसा लग रहा था। रैंक 5 एक्सट्रीम लाइट गू। इमेमोरियल एरा की शानदार रोशनी इस बॉल में जमा हो गई और यूएस में एक क्वालिटेटिव चेंज हुआ, पूरा बॉल इमेमोरियल टाइम्स की शान से भर गया। रैंक 5 रिवर अंडर द सन गू। लाइट बॉल फट गया, रोशनी के एक विशाल पानी में बदल गया, हर बूंद सूरज के एक टुकड़े जैसी थी, बेहद चमकदार और चौंधिया देने वाली। किलर मूव टरेंशियल लाइट स्ट्रीम। रोशनी की वो नदी उस छेड़ से बहते हुए ब्लेस्ड लैंड पर तूफान की तरह बरस पड़ी। रोशनी चौंधिया देने वाली थी और लहरें तेज थी, इसने पूरे बैटलफील्ड को सफेद कर दिया और सबने अपनी एंड बैंड कर ली, ऐसी तेज रोशनी का सामना नहीं कर पा रहे थे। अरे नहीं, टाई बाइकी ने यूज रोकने की कोशिश की, लेकिन लाइट रिवर का फॉर्मेशन पहले ही पूरा हो चुका था, वो सिर्फ उसके असर को थोड़ा कम कर सकता था। विशाल लाइट रिवर एक झरने की तरह पर्पल बैरियर पर टकराया। बैरियर सिर्फ एक पाल के लिए ही टिका और फिर टूट गया। बैरियर को बनाए रखने वाले चारों बुद्धों ने खून की उल्टियां की, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। लाइट रिवर ने बैरियर तोड़ दिया और कमजोर हो गया, लेकिन वो अपने रास्ते पर ब्रॉन्ज हॉल की तरफ बढ़ता रहा। हॉल तुरंत टूट गया और वो झरना फैंग, बाई और टाई की तरफ बढ़ा। बाइनिंग बिंग और टाई रुओनन की एरी की पुतलियां सिकुड़ गई और उन्होंने ना चाहते हुए भी बचने की कोशिश की। फैंग युआन, जो एक मौके का इंतजार कर रहा था, तुरंत रिएक्ट किया और अपना प्राइमेवल एसेंस एक्टिवेट कर दिया। वॉप गू। उसने इस रैंक 5 मूवमेंट गू को एक्टिवेट किया। ये गू यूज किलर गोस्ट डॉक्टर चू जियो को मारकर मिला था। एक झटके में फैंग युआन वहां से गायब हो गया। लाइट रिवर फर्श पर टकराया, करीब 2 मीटर गहरा एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया।
टाई और बाई समय रहते बच गए, अस बड़े गड्ढे के किनारे पर खड़े द बेहद शांत। आखिरकार भाग ही गया, ही। लगता है उसने वॉपगू इस्तेमाल किया। मुझे लगता है ये गू किलर गोस्ट डॉक्टर से मिला है, टाई रुओनन ने एनालाइज किया। हम यूज भागने दे रहे हैं? बाइनिंग बिंग ने टाई रुओनन को देखा। तुम फिक्स स्टार गू के बारे में भूल गई क्या? फिक्र मत करो, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाए, टाई क्लैन के चारों बूढ़े यूज पकड़ ही लेंगे। अभी उस थोड़ा घूमने दो और उसका प्राइमेवल एसेंस और एनर्जी खर्च करने दो। इससे हमारी थोड़ी परेशानी बच जाएगी। टाई रुओनन हल्का सा मुस्कुराए, उसके लहजे में सिचुएशन पर कंट्रोल होने का पूरा कॉन्फिडेंस था। इतनी सारी मुश्किलों और कठिनाइयों के बाद वो काफी मैच्योर हो गई थी। एक तेज दर्द ने उस पर हमला किया और फैंग युआन ने खून की उल्टी कर दी। उस बहुत चक्कर आ रहे थे। एक अजीब सी घिन की भावना से वो जमीन पर मुंह के बाल गिरने ही वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी आंतें उलझ गई हों। वॉप गू एक स्पेस पाथ गू था, जो स्पेस को चीर कर गू मास्टर के शरीर को ट्रांसपोर्ट करता था। इसके तगड़े इफेक्ट का उतना ही तगड़ा बैकलैश भी था। जो गू मास्टर्स लगातार वॉप गू का इस्तेमाल करते उनके टेंडन्स उलझ जाते, उनका खून उल्टा बहने लगता और उनके जोड़ों में डिस्लोकेशन हो जाता। बाहर से गू मास्टर और भी बदसूरत होता जाता, चाहे वो पहले कितना भी अच्छा दिखता हो, वो बदसूरत हो जाता। वॉप गू का इस्तेमाल करने के लिए अपने शरीर को मॉडिफाई करने के लिए दूसरे गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन फैंग युआन के लिए एब्यूज इन सब की परवाह नहीं थी। सेकेंड एपर्चर गू अभी के लिए तुम लोगों के पास महफूज रहेगा। मैं इस नफरत का बदला फ्यूचर में लाख गुना करके लौटाऊंगा। फैंग युआन ने जल्दी से अपने आसपास का जायजा लिया। उस समझ में आया कि भले ही वो हॉल से बाहर था, लेकिन अभी भी ब्रोंज हॉल से कुछ दूरी पर था। बड़ी संख्या में कुत्ते हमला करने आ रहे थे और उसने जल्दी से पीछे हटने का फैसला किया। भले हाई सेकंड एपर्चर गू टाई रुओनन के हाथों में था, लेकिन कंट्रोल अभी भी फैंग युआन के हाथों में था। उसने सेकंड एपर्चर गू को अकेले हाई रिफाइन किया था। अब बस एक सोच से ये गू खुद ही फट जाता। ऑफ कोर्स, जब तक कोई और चारा ना हो, फैंग युआन ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करता। यूं तो अभी शुरू हुई है। बाइनिंग बिंग, टाई रुओनन, बस तुम लोग इंतजार करो। ही, फैंग युआन शैतानी हंसी हंसा। सेकंड एपर्चर गू का इस्तेमाल करने के लिए इमॉर्टल एसेंस की जरूरत थी, वरना उसकी जगह बेहिसाब प्राइमेवल स्टोन्स की जरूरत पड़ती। फैंग युआन के लिए वो इस गू को अपने अपर्चर में नहीं रख सकता था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा का प्रेशर पहले ही काफी था। अगर उसने एक और इमॉर्टल गू अंदर रखा तो फैंग युआन का एपर्चर फट जाता। अगर एक इमॉर्टल गू एपर्चर के बाहर होता तो उसका ऑरा लीक हो जाता और सबको पता चल जाता। अगर फैंग युआन इमॉर्टल गू लेकर भागता तो वो सबका टारगेट बन जाता और उसके पीछे तुरंत डू रैंक 5, 10 से ज्यादा रैंक 4 और अनागिनत रैंक 3 और 2 गू मास्टर्स पैड जाते। टाई रुओनन के पास इमॉर्टल गू है, वो यकीनन सबके हमले का टारगेट बनेगी। ही, मैं तुम लोगों को आपस में लड़ने दूंगा और साइड में बैठकर तमाशा देखूंगा और आखिर में असली विनर बनूंगा। फैंग युआन पीछे हटकर अपनी बैटल स्ट्रेंथ को रिकवर करने का पक्का इरादा कर चुका था, ताकि बाद में हमला करने का मौका ढूंढ सके। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जल्द ही कई गू मास्टर्स ने उसकी हरकतें देख ली और चिल्लाने लगे। कौन है वो? लिटिल बीस्ट किंग, लगता है वो ब्रॉन्ज हॉल से बाहर आ गया है। जल्दी 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 रोको, यूज जरूर खजाने का कोई हिस्सा मिला है। इन आवाजों ने लोगों का ध्यान खींच लिया और फैंग युआन के आसपास के गू मास्टर्स तेजी से उसकी तरफ मुड़े और उस पर हमला कर दिया। लेकिन सबसे पहले हमला करने वाले हेवी टाई डॉग्स का एक छोटा सा ग्रुप था। फैंग युआन को सिर्फ राइचस और डेमोनिक गू मास्टर्स ने हाई नहीं रोका, बल्कि टाई बाइकी ने उसका खास ख्याल भी रखा था। चैप्टर 398, कामयाबी के इतने करीब फिर भी सब बेकार। कसम से, फैंग युआन ने गाली दी, अपना हाथ हिलाया और एक सुनहरा ड्रैगन बुलाया। सुनहरा ड्रैगन दहाड़ा और उसने उन हेवी टाई डॉग्स को कीमा बना दिया, अपने लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाते हुए। लिटिल बीस्ट किंग, कहां भाग रहा है? अनमोल खजाना हमारे हवाले कर दे। यी चोंग फैंग युआन की तरफ लपका और उसके साथ लहरें भी टकराने आए। बोन विंग्स गू, फैंग युआन ने अपने पंख फड़फड़ाए, अनविशाल लहरों से बचते हुए आसमान में उड़ गया। लिटिल बीस्ट किंग, बस यहीं रुक जाओ। यी हुओ ने अपना हाथ हिलाया और आग के परिंदे फैंग युआन की तरफ उड़ने लगे। गोल्डन अरोरा गू, फैंग युआन का शरीर सुनहरी रोशनी से ढक गया और उसकी स्पीड बढ़ गई। वो तेजी से पीछे हटा और आग के परिंदों को पीछे छोड़ दिया। ओह,
इस बड़े बदलाव ने मो वू टियन और सियोमांग का ध्यान खींच लिया। सियोमांग ने रोशनी का एक विशाल हाथ फेंका, एक बड़े हाथी की तरह, जो तेजी से फैंग युआन की तरफ उस पकड़ने के लिए उड़ा। फैंग युआन एक तीखे एंगल पर मुड़ा, बस बाल बाल बचा। लेकिन उसी पाल उसके कानों के पास एक हल्की सी आवाज आई। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई प्रेमी कान के पास आकर फुसफुसा रहा हो, या जैसे अपने प्रियजनों की आवाज हो, जिसने अनजान व्यक्ति को गहराई से भावुक कर दिया और वो फोकस नहीं कर पाया। मो वू टियन का जेंटल फीलिंग्स गू। फैंग युआन अपने झटके से जल्द ही आजाद हो गया, लेकिन इसके कारण उसकी मूवमेंट धीमी हो गई, जिसकी वजह से रोशनी का वो विशाल हाथ हस तक पहुंच गया। अरे नहीं! बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। फैंग युआन अपने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके ही मुकाबला कर सकता था, हमले को ही बचाव बनाकर। बम! एक जोरदार धमाके की आवाज आई और रोशनी का वो हाथ बिखर गया, जबकि फैंग युआन एक कटी पतंग की तरह हवा में उड़ता हुआ जमीन की तरफ गिरने लगा। उसके कानों के पास हवा की आवाज ने बेहोश फैंग युआन को जागा दिया। ये महसूस करते हुए कि वो गिर रहा है, उसने तुरंत अपना गू वर्म एक्टिवेट किया और चिल्लाया, टाई रुओनन को एक बेजोड़ इमॉर्टल गू मिला है, वो अभी यूज रिफाइन कर रही है। मो वू टियन और सियोमांग का ध्यान तुरंत डाइवर्टेड हो गया। इमॉर्टल गू! हर कोई हंगामा करने लगा और उनका जोश बढ़ गया, जिससे टाइबाइकी पर प्रेशर और भी बढ़ गया। फैंग युआन ने सांस ली और जल्दी से वूगी का मूवमेंट गू इस्तेमाल किया। बड़ी संख्या में काले बादल आ गए और वो उनके बीच छुप गया, बचकर निकलने के लिए। लेकिन उसी पाल स्विश 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 स्विश, हवा में कहीं से 4 जंजीरें निकली, बिजली की तरह तेज और सांप की तरह लचीले, जिन्होंने फैंग युआन के चारों हाथ पैर जकड़ लिए। इसके बाद जंजीरें कास गई और लपेटने लगी, फैलते हुए तब तक लपेटे गए जब तक फैंग युआन पूरी तरह से बंद नहीं गया और उस खाली जगह में खींच लिया गया। अगले हाईपैल फैंग युआन ब्रॉन्ज हॉल में फिर से प्रकट हुआ। टाई क्लैन के चारों बूढ़े क्रमशः उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में थे, उसके चारों ओर खड़े थे। वो जमीन पर आधे घुटनों के बाल झुके हुए उनकी दाहिनी हथेलियां आगे की ओर थी, जबकि उनका बाएं हाथ उनके दाहिने हाथ को पकड़े हुए था, एक साथ अपने गू वॉर्म्स को एक्टिवेट कर रहे थे। उनकी हर दाहिनी हथेली से एक काली स्टील की जंजीर निकल रही थी। टाई क्लैन के चारों बुद्धों का किलर मूव, इन्फिनिट सर्च एंड लॉक। ... उसी वक्त सेंट्रल कॉन्टिनेंट में टियंती पर्वत पर हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में हिरडांग पर्वत के ऊपर एक प्रतियोगिता जो ब्लेस्ड लैंड के मालिक का फैसला करने वाली थी, अपने अंतिम चरण में थी। फैंग झेंग, डेट रहो, जीत बस तुम्हारे हाथों में है। लॉर्ड स्काई क्रेन की आवाज फैंग झेंग के अंदर से आई। शुरुआत के मुकाबले वो बेहद थका हुआ और कमजोर लग रहा था। हाँ, बस एक और ओपोनेंट बचा है। फैंग झेंग ने दांत पीसे, उसका शरीर पसीने से लथपथ था और डगमगा रहा था, सिर्फ अपनी हिम्मत के बाल पर टिका हुआ था। मैं, महान सियो चीजिंग, एक अनजान से पीछे हो गया। सियो चीजिंग की एक हैरत से फैली हुई थी जब उसने फैंग झेंग को चढ़ाई करते देखा, उससे भी ऊंची जगह पर। उफ, सोचा ना था कि अंजाम ऐसा होगा। यिंग शेंग जी ने आह भरी, हाथ छोड़ दिया और पहाड़ से नीचे गिर गया। वो छोटी से सबसे दूर था। फैंग झेंग का परफॉर्मेंस देखकर वो जानता था कि उसके जीतने का कोई चांस नहीं है, इसलिए उसने तुरंत हार मान ली। हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट यूज मरने नहीं देती, उसने एक चुटकी बजाई और यंग शेंगजी को ब्लेस्ड लैंड से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। चढ़ो, चढ़ना जारी रखो। फैंग झेंग के हाथों और पैरों की खाल छील गई थी और खून बह रहा था। वो छोटी के जितना करीब जाता, आत्मा पर वाइब्रेशन के झटके उतने ही बढ़ जाते। फैंग झेंग लगभग कुछ भी सोचने में असमर्थ था, उसके दिमाग में सिर्फ पहाड़ की छोटी बची थी, उसकी पूरी सहमता निचोड़ ली गई थी, वो बेहद थक गया था और ये उसके शरीर की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका था। ये लड़का, फंग जिन हुआंग प्रभावित हुई। फैंग झेंग साफ तौर पर हद से ज्यादा थक चुका था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनंत शक्ति यूं सहारा दे रही हो। पहाड़ की छोटी, पहाड़ की छोटी। फैंग झेंग ने दांत पीसे, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था। वो कदम दर कदम चढ़ता गया, फंग जिन हुआंग को पीछे छोड़ दिया और लीड ले ली। इस वक्त वो पहाड़ की छोटी से 1 मीटर से भी कम दूर था। यहां तक कि वो प्यारी सी छोटी लैंड स्पिरिट भी चट्टान के किनारे खड़ी थी, नीचे देख रही थी और अपने नए मालिक के जन्म को देख रही थी। ब्लेसड लैंड के बाहर कुछ गू मास्टर्स जो देख रहे थे, आ भरने लगे। बड़ाई हो हे फंग यांग, इस बार तुम्हारे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। HMPH, अगर मेरा रैंक 6 एक्सक्विजिट वॉप गू अभी भी होता, या शायद स्टार शटल गू, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू, या किसी का अपना मूवमेंट गू,
तो नतीजे अलग होते। गू इमोर्टल्स के अलग अलग रवैये थे, कुछ बढ़ाई दे रहे थे जबकि कुछ अफसोस में आ भर रहे थे। हम किस्मत वाले बस किस्मत वाले। ही फंग यांग ने विनम्रता दिखाई लेकिन उसका लहजा उसकी खुशी को छुपा नहीं सका। लेकिन उसी पाल एक गू इमोर्टल ने टैंस कसा, हे फंग यांग, तुम्हें निराशा होने वाली है। ये हु इमोर्टल इनहेरिटेंस हमारे स्पिरिट अफिनिटी हाउस का है। जैसे हायस इमोर्टल ने बोला, ब्लेस्ड लैंड में एक बदलाव हुआ। फंग जिन हुवैंग चिल्लाई और उसके कंधों से पंखों की एक खूबसूरत जोड़ी उग आई। ये पंखों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत और शानदार थी, हर तरह की रोशनी उस पर चमक रही थी। ये चौंधिया देने वाली और आकर्षक थी। बस एक बार फड़फड़ने से फंग जिन हुवैंग आसानी से ऊपर उठ गई। क्या ये है महान इमोर्टल गू, ड्रीम विंग्स? ड्रीम विंग्स एक खास इमोर्टल गू था। यह असली दुनिया में मौजूद नहीं था, बल्कि सिर्फ सपनों में दिखता था। इसे एक्टिवेट करने के लिए इमोर्टल एसेंस की नहीं, बल्कि गू मास्टर की आत्मा और रूह की जरूरत थी। फंग जिन हुआंग सिर्फ एक मोर्टल थी। ड्रीम विंग्स को जबरदस्ती एक्टिवेट करने से उसकी आत्मा को गंभीर नुकसान पहुंचता, कम से कम एमनीजिया होता और ज्यादा से ज्यादा वो दिमागी तौर पर कमजोर हो जाती। लेकिन उस घमंडी लड़की ने जन्म से कभी हार नहीं सही थी। वो फैंग झेंग को अपनी उंगली के सामने अकेला विजेता बनते हुए नहीं देख सकती थी। भले ही मुझे सबसे भारी कीमत चुकानी पड़े, मुझे जीत हासिल करनी ही होगी। फैंग झेंग के हैरान चेहरे के सामने फंग जिन हुवैंग तेजी से ऊपर उड़ी, यूज आसानी से पीछे छोड़ दिया और एक बार फिर लीड ले ली। ड्रीम विंग्स वापस मुड़ गए जब फंग जिन हुआंग चट्टान के किनारे खड़ी हुई, भारी सांसें ले रही थी। उसने अपनी आत्मा की गहराइयों से एक तेज चक्कर महसूस किया, जिससे वो लगभग बेहोश हो गई। वो अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। एक इमोर्टल गू को जबरदस्ती एक्टिवेट करना, फंग जिन हुआंग के लिए इस कदम तक पहुंचना आसान नहीं था। मैं सच में हार गया। फैंग झेंग ने अड़ फड़े हुए देखा, निराश और दुखी। इस वक्त फंग जिन हुवैंग छोटी के इतने करीब थी, बल्कि उसके हाथ पहले से ही छोटी के किनारे पर वो बस एक कदम दूर थी। मैं जीतने वाली हूं। इस पाल फंग जिन हुआंग ने खुद को मजबूर किया कि वो अपना सर उठाए, अपनी आखिरी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके। उसकी उंगली अंबर की तरह चमक रही थी, उसकी खूबसूरत शक्ल और उसकी बर्फ जैसी सफेद लंबी गर्दन ब्लेस्ड लैंड की गुलाबी रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थी। वो एक युवा फिनिक्स की तरह थी, जो पहली बार अपने पंख फैला रही हो। शानदार और तेजस्वी। एक पाल के लिए गू इमोर्टल्स भी हैरान रह गए। उसने अपने होठ काटे, अपने हाथों को चट्टान के किनारे पर रखा। इसके बाद उसने अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल अपने शरीर को भी ऊपर खींचने के लिए किया। आखिर में वो पहाड़ की चोटी पर लुढ़क गई। वो कामयाब हो गई। इस कंपटीशन की आई क्लाउटी विजेता, हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड की नई मालकिन। ... सदर्न बॉर्डर, सैनचा पर्वत, ब्रॉन्ज हॉल। फैंग युआन जंजीरों से बंधा हुआ था। ही, फैंग युआन, हम फिर मिल गए। टाई रुओ नान फैंग युआन के सामने खड़ी हुई, जोर से हंसी। बाई निंग बिंग ने आह भरी, अब कोई फायदा नहीं, फैंग युआन। मैंने चुपके से तुम्हारे बाएं हाथ में फिक्स स्टार गू लगा दिया था। तुम्हें लोकेट करने के लिए इस गू के साथ इन्फिनिट सर्च एंड लॉक तुम्हें पकड़ लेगा, चाहे तुम कहीं भी जाओ, भले ही तुम दुनिया के आखिरी छोर तक भाग जाओ, हम तुम्हें फिर भी वापस ला सकते हैं। तुम हार चुके हो, मान लो। क्या? फैंग युआन ने अपना सर झुकाया और देखा कि उसके बाएं हाथ पर एक गू था। यह गू इमेमोरियल ईरा का एक टूटा हुआ सितारा था। इसके 8 कोने थे और ये क्रिस्टल क्लियर था, कभी कभी सितारों की रोशनी छोड़ता था, जिससे फैंग युआन का हाथ एक अजीब नीली रोशनी से चमक रहा था। बाय निंग बिंग, फैंग युआन चिल्लाया, दीवानों की तरह चटपटाने लगा, जिससे जंजीरों से एक जोर की खनक की आवाज आई। अपनी पिछली जिंदगी में टाई क्लैन के चारों बुद्धों ने इस किलर मूव का इस्तेमाल कॉन्ग री टियन को पकड़ने के लिए किया था। ये सोचना ही अजीब था कि इस जिंदगी में वही मूव अस पर इस्तेमाल किया जाएगा। पहले जब बाई निंग बिंग चारों बुद्धों द्वारा फंस गया था, फैंग युआन ने उसकी तुरंत मदद नहीं की थी। वो इस इन्फिनिट सर्च एंड लॉक से सतर्क था। एक बार जब वो इस गू से लॉक हो जाता, तो फैंग युआन कहीं भी भागता, जंजीरें उस पकड़ने के लिए खाली जगह से निकलती। लेकिन फिक्स स्टार गू के बिना इन्फिनिट सर्च एंड लॉक एक बिना सर के मुर्गी की तरह होता, बिल्कुल भी खतरा नहीं। यह फिक्स स्टार गू मुझे चारों बुद्धों ने खुद दिया था और मैंने इसे इस्तेमाल करने के लिए काफी लंबी ट्रेनिंग भी की है। तुम्हें पता है मैंने इसे कब लगाया? ही, ये तब हुआ जब तुम मेरी अपचर को पालने के लिए येलो गोल्ड प्राइमेवल एसेंस इंजेक्ट कर रहे थे। तुम्हें इसकी भनक तक नहीं लगी, हाँ? बाई निंग बिंग की ईड़ ठंडे तन से चमक रही थी।
ये चाल सच में जात परवार करने जैसी थी, जिसने फैंग युआन की बाजी पलटने की सारी उम्मीदों को कुचल दिया था। फिक्स स्टार गू, बहुत खूब, बाई निंगबिंग, तुम बहुत चालक हो। फैंग युआन ने बाई निंगबिंग को घूरा, अपने दांत पीसते हुए। टाई रुओ नन ने अपनी बात जारी रखी, फैंग युआन, तुम इन्फिनिट सर्च एंड लॉक से लॉक हो चुके हो, तुम्हारे गू वॉर्म्स पहले हाई सील हो चुके हैं और तुम अपना प्राइमेवल एसेंस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं बची है। हाँ, तुम अभी भी अपने गू वॉर्म्स को खुद ही फटने का आदेश दे सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि ऐसा मत करो। तुम एक समझदार इंसान हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, सही कहा ना? फैंग युआन ने अपना सर झुका लिया, शांत। पहले उसने अपने गू वॉर्म्स को गुस्से में एक्टिवेट किया था, लेकिन इन्फिनिट सर्च एंड लॉक एक वजह से मशहूर था, यह स्पेस पाथ और सील पाथ दोनों का किलर मूव था। यहां तक कि रैंक 5 वॉप गू भी सील हो चुका था, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। सब खत्म हो गया, फैंग युआन। डेमन सप्रेशन टावर हाई तुम्हारी आखिरी आरामगाह है, तुम अपनी बाकी की जिंदगी वहीं बिताओगे। बाई निंगबिंग ने आ भरी, अपने मौत के दुश्मन को कैद देखकर उस अजीब सा महसूस हो रहा था, खुशी और दुख दोनों एक साथ। इन सालों में मेरी जिंदगी में जो तुमने उत्साह लाया है उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारे होने से मेरी ये अकेली जिंदगी रोशन हो गई और मैं कम अकेला और बोर्ड महसूस करने लगा। आगे मेरी जिंदगी और भी एक्साइटिंग होने वाली है और तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम इसका एक हिस्सा रहे हो। ये कहते हुए बाई निंगबिंग ने फैंग युआन को एक गंभीर और सच्चे भाव से सलाम किया। चैप्टर 399, स्प्रिंग ऑटम सकाडा। फैंग युआन ने अपना सर उठाया, ब्रॉन्ज हॉल के पार आसमान की तरफ देखा। ब्लेसड लैंड के आसमान में एक बड़ा सा छेद था जो बाहर की दुनिया से जुड़ रहा था। फैंग युआन के एंगल से वो सदर्न बॉर्डर का सूरज देख सकता था। सूरज ढल रहा था, शाम होने वाली थी। शाम के 5:45 इस वक्त तक फंग जिन हुआंग ने इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड हासिल कर लिया होगा, है ना? फैंग युआन ने सोचा। अपनी पिछली जिंदगी में उसने डिमोनिक गू इमॉर्टल्स के साथ मिलकर काम किया था, इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया और डांग पर्वत पर कब्जा किया था। आखिर में उसने एक भारी कीमत चुकाई थी, फंग जिन हुआंग को मार दिया था और बस बाल बाल बचा था। फंग जिन हुआंग के मरने के बाद राइचस पाथ ने दुख मनाया था और बायोग्राफी ऑफ फंग जिन हुआंग लिखी थी। इस बायोग्राफी में उसकी जिंदगी की सारी उपलब्धियां लिखी हुई थी और फंग जिन हुआंग की जिंदगी में 3 बड़े मौके आए थे। उसका पहला मौका जब वो 3 साल की थी, जब वो सो रही थी तो उसने अपने सपनों में इमॉर्टल गू ड्रीम विंग्स हासिल किया। दूसरा मौका इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड था। इसी दिन शाम 5:30 बजे वो सफलतापूर्वक पहाड़ पर चढ़ गई थी। फंग जिन हुआंग के पास इमॉर्टल गू ड्रीम विंग्स हैं, इमॉर्टल इनहेरिटेंस यकीनन उसी का होगा। यूज इतनी बड़ी लीड ना देने के लिए मुझे सेकंड एपर्चर गू चाहिए। बदकिस्मती से मेरी सारी मेहनत बेकार गई। उसने अपने दिल में आह भरी, लेकिन उसका हैरान चेहरा अचानक फिर से दृढ़ हो गया। उसके पास अभी भी सीन पलटने का एक मौका था, वो अभी हारा नहीं था। इसलिए क्योंकि उसके पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा था। इन्फिनिट सर्च एंड लॉक रैंक 5 गू को सील कर सकता था, लेकिन ये रैंक 6 इमॉर्टल गू को नहीं रोक सकता था। फैंग युआन ने अपना सर उठाया, बाई निंगबिंग और बाकी सब पर एक आखिरी नजर डाली। कहने के लिए कुछ नहीं था। इस बार अगर वो कामयाब हो गया तो उम्मीद थी, और अगर फेल हो गया तो कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये इतना शांत कैसे हो सकता है? बाई निंगबिंग, टाई रुओ नन और बाकी सबको कुछ गड़बड़ लगी। बम! फैंग युआन ने खुद को उड़ा लिया। उसी पाल स्प्रिंग ऑटम सकाडा हरे और नारंगी 2 रोशनियों में फट गया और एक रहस्यमयी और अनोखी ऑरा फैल गई। फैंग युआन के सारे गू वॉर्म्स, उसका सारा प्राइमेवल एसेंस, उसका सारा मांस और आत्मा, सब कुछ फट गया। स्प्रिंग ऑटम सकाडा का हर इस्तेमाल एक बहुत बड़ा जुआ था। फैंग युआन एक बैंड गली में था, उसने अपने पास जो कुछ भी था सब दांव पर लगा दिया। खुद को उड़ाने के बाद सारी एनर्जी स्प्रिंग ऑटम सकाडा में चली गई। स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक चमकदार बिंदु में बदल गया। फैंग युआन की बची हुई इच्छा शक्ति को लेकर स्पेस को चीरकर इस दुनिया की सबसे मशहूर निषिद्ध जगह, समय की नदी, में प्रवेश कर गया। गू वर्ल्ड सदर्न बॉर्डर, नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्टर्न डेजर्ट, ईस्टर्न सीज और सेंट्रल कॉन्टिनेंट थे। एक समय की नदी भी थी जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती थी, वो खुद समय ही थी। स्पेस और टाइम हाई वो आधार द जिन्होंने दुनिया का निर्माण किया था। स्विश स्विश स्विश, समय की नदी में पानी की लहरें उठती गिरती, तूफान की तरह टकराती। समय के पानी की हर बूंद हल्की सफेद थी,
लेकिन हर बार अरबों बूंदें टकराती, आपस में उलझती, टकराती और घूमती, एक शानदार रोशनी का नज़ारा पेश करती। इस सुनसान और भरे पूरे नदी के पानी में स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक भटके हुए मुसाफिर की तरह था जो घर लौट रहा हो। उसके पंख फड़फड़ाए और वो फैंग युआन की चेतना को लेकर धारा के विपरीत चलने लगा। फैंग युआन के लिए ये तीसरी बार था जब उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल किया था। पहली बार वो बिना किसी अनुभव के समय की नदी में घुसा था। दूसरी बार उस खुद को उड़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा था, समय बहुत कम था। इस बार वो मानसिक रूप से तैयार था और आखिरकार उसने धारा के विपरीत जाने का एहसास अनुभव किया। ये एहसास इतना रहस्यमय और अद्भुत था। अनागिनत रोशनी की परछाइयां, जैसे कोई फिल्म उल्टा चल रही हो, उसकी चेतना में प्रकट हुई। ऐसा लगा जैसे एक सेकंड गुजरा हो, लेकिन ऐसा भी लगा जैसे सालों बीत गए हों। खतरनाक लहरें हर बार टकराती, स्प्रिंग ऑटम सकाडा ने तेजी से अपनी ताकत खो दी और खुद को उड़ाने से मिली एनर्जी खत्म हो गई। उसने संघर्ष किया और एक बूंद में कूदकर गायब हो गया। फैंग युआन ने पल के झपकाए और उसके सामने का नजारा बदल चुका था। रुको, रुको, हर चीज पर बात हो सकती है। मैं तुम्हें सच्चा रास्ता बताने का वादा कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। मेरे पास एक पॉइजन वाओगू है। फैंग युआन ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी जो अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। उसने नीचे देखा और वांग सियो को देखा। वो चूक गया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, उसका चेहरा बदल गया और उसने एक बेकाबू खुशी जाहिर की। हा, मैं कामयाब हो गया, मैं फिर से कामयाब हो गया, मैं शर्त जीत गया, मैं फिर से जन्म लेने में कामयाब रहा। फैंग युआन ने अपने हाथ फैलाए, जोर जोर से हंसने लगा। वांग सियो। फैंग युआन के अचानक इस बर्ताव ने उस चौंका दिया और उसके मन में शंका पैदा कर दी। कैसा रीबर्थ? क्या कामयाब हो गया? क्या ये लड़का दिमागी तौर पर ठीक नहीं है? लेकिन सच कहूं तो डिमोनिक पाथ के बहुत से गू मास्टर्स पागल होते हैं। कसम से, मैं ऐसे पागल से टकरा गया हूं। फैंग युआन के पैरों तले दबे हुए वांग सियो जो जमीन पर पड़ा था, ने ये सोचा और भी जोर से भीख मांगने लगा। हा। फैंग युआन की हंसी जारी रही। एक निराशाजनक स्थिति से बचकर निकलने और फिर से शुरुआत करने का यह एहसास बस बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा लग रहा था। उसने पहले अपने अपर्चर को जांचा। एपर्चर में उसका विटलगू स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक बार फिर बेहद कमजोर था। उसका चमकदार शरीर सूखे हुए पतझड़ के पत्तों में बदल गया था। फैंग युआन ने सोचा और स्प्रिंग ऑटम सकाडा ने अपने शरीर को छुपा लिया, एक गहरी नींद में चला गया, समय की नदी के जरिए अपनी ताकत वापस हासिल करने लगा। इस तरह स्प्रिंग ऑटम सकाडा से जो खतरा था वो कम हो गया है। फैंग युआन और भी जोर से हंसा, उसकी एड़ तेजी से चमक रही थी। उसने फिर से आसपास देखा। ये साफ तौर पर अभी भी ब्लेस्ड लैंड हाई था। वो वांग सियो पर खड़ा था और उसके पास एक लाश पड़ी थी। वो यू क्लैन के यंग क्लैन लीडर यू लुओटियन की थी। यूज बाइनिंग बिंग ने मारा था और उसकी लाश इमॉर्टल एसेंस खर्च करके यहां भेजी गई थी। बाइनिंग बिंग के बारे में सोचते ही फैंग युआन की हंसी रुक गई। अब वो हंस नहीं पा रहा था। ये वही लड़का था जिसने इतने लंबे समय तक प्लानिंग की और आखिर में उस धोखा दिया, जिसकी वजह से फैंग युआन सेकंड एपर्चर गू रिफाइन करने में कामयाब होने के बावजूद फेल हो गया और गहरी निराशा में डूब गया। अगर स्प्रिंग ऑटम सकाडा और उसकी अच्छी किस्मत ना होती तो फैंग युआन पूरी तरह से हार चुका होता। चाहे मौत हो या डेमन सप्रेशन टावर में कैद, उसके पास जिंदगी में कोई मौका नहीं बचता। डिमोनिक पाथ ऐसा ही था। ये एक रस्सी पर चलने जैसा था, एक गलत कदम और सब तबाह। गहरे खाई में गिरना, जहां से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं। मैं बस बहुत लापरवाह था। फंग जिन हुआन के बारे में सोच रहा था और एक इमॉर्टल गू रिफाइन करना चाहता था। मैंने उस असली शैतान को नजरअंदाज कर दिया जो मेरे पास ही छुपा हुआ था। लेकिन इस बाइनिंग बिंग की एक्टिंग भी जबरदस्त थी। इतने सालों तक प्लानिंग की, मेरी होश को सुन करने के लिए इतनी मेहनत की और फिर मुझे आखिरी चोट दी। है, मैं अभी भी एक इंसान हूं, मैं कोई अजय देवता नहीं हूं। ये सोचते ही फैंग युआन का मुंह कड़वा हो गया। फैंग युआन तेजी से सुधर रहा था और बढ़ रहा था। बाइनिंग बिंग भी वैसा ही था। यही हकीकत की कठोरता थी और यही किस्मत की खूबसूरती भी। इस दुनिया में हर कोई एक मेन कैरेक्टर है, लेकिन हर कोई एक साइड कैरेक्टर भी है। सबके अपने अपने फायदे हैं। बाइनिंग बिंग के पास नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक है। टाई रुओ नन के पास टाई क्लैन का बैकग्राउंड है। फंग जिन हुआंग को 3 साल की उम्र में सपने में इमॉर्टल गू मिल गया। और जहां तक मेरी बात है, मैंने सैकड़ों साल संघर्ष किया, कड़ी तपस्या की, तब जाकर स्प्रिंग ऑटम सकाडा को रिफाइन किया। फैंग युआन ने यह सोचा
और उसके भाव फिर से हो पड़े। वो शानदार तरीके से मुस्कुराया और पड़ा। हजारों पहाड़ों को गहरे लाल रंग में देखता हूं, पेड़ों की परतें लाल रंग में रंगी हैं। साफ नीले पानी पर सैकड़ों कश्तियां धारा के खिलाफ दौड़ती हैं। बाज खुले आसमान में अपने पंख फैलाते हैं, मछलियां गहरे पानी में आजादी से तैरती हैं। पतझड़ के आसमान तले हर जीव आजादी के लिए लड़ता है। ब्रह्मांड की विशालता पर सोचता हूं, मैं इस सीमाहीन और धुंधली धरती से पूछता हूं, इस दुनिया की किस्मत पर किसका राज है? अगर स्वर्ग में भावनाएं होती तो वो बूढ़ा हो जाता। महान दाव भावनाहीन और निष्पक्ष है। हर जीव को ऊपर उठने का मौका मिलता है। ये इस पर निर्भर करता है कि कोई अपने मौकों का इस्तेमाल कैसे करता है और कैसे लड़ता है। इस दुनिया में कोई भी साइड कैरेक्टर बनने के लिए पैदा नहीं होता, और कोई भी हमेशा के लिए में कैरेक्टर नहीं होता। जीव प्रतिस्पर्धा करते हैं, कमजोर खत्म हो जाते हैं। ठीक इसलिए क्योंकि इस दुनिया में हीरो आपस में टकराते हैं, अपनी अपनी ताकतों और ट्रम्प कार्ड्स का सामना करते हैं, तभी इतिहास इतना विशाल और दिलचस्प हो सकता है और दुनिया इतनी रहस्यमयी जगह बन जाती है। ऐसा सोचते ही कड़वाहट, नफरत, हैरानी, दुख और खुशी फैंग युआन के अंदर से धुएं के एक निशान की तरह गायब हो गए। उसका दिल साफ था, उसके अंदर का शैतानी इरादा उसकी इल्म में गहराई से चमक रहा था। उसने शांति से सोचना शुरू किया, तो मैं इस वक्त रीबर्थ हुआ हूं। मेरी पिछली जिंदगी के हिसाब से मैंने वैंगसियो से वो पर्वत का रास्ता पूछा था, लेकिन उसने मरते दम तक मुझे नहीं बताया। मेरे पास कोई चरा नहीं था और मुझे उस मारना पड़ा। उसके और यूलुओटियन के एपेचेस को निगलने के लिए बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटर गू का इस्तेमाल किया। फैंग युआन गंभीर था, उसका चेहरा बर्फ जैसा था जब उसने अपने दिमाग में याद किया कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद मैंने काफी मेहनत की, लैंड स्पिरिट को मारने के लिए स्प्रिंग ऑटम सकाडा को एक्सपोज किया। फिर मैंने किलर गोस्ट डॉक्टर चू जियू, वू शेनटोंग और जैंग सन सैन को मारा। मुझे अनजाने में जैंग सन सैन से एक स्लेवरी गू मिला और मैं और लोगों को मारने ही वाला था कि एक हादसा हो गया। मेरे पास कोई चरा नहीं बचा और मुझे दखल देकर लॉन्ग किंग टियन को मारना पड़ा, लेकिन जड़े स्काई गू जहर के कारण मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद मैंने गू रिफाइन किया, हॉल का बचाव किया और बाइनिंग बिंग से धोखा खाया। फैंग युआन का दिमाग बिजली की तरह काम कर रहा था। लगभग तुरंत पिछली जिंदगी को याद करते हुए उसकी अंग एक लकीर में सिकुड़ गई, अनजाने में उसकी मुट्ठियां कास गई। सिचुएशन सच में बहुत खतरनाक है। अपने रिबर्थ के साथ फैंग युआन ने सिचुएशन को बिल्कुल साफ देखा। उसकी पिछली जिंदगी की लापरवाही इस जिंदगी की सतर्कता बन गई थी। पहली बात, बाइनिंग बिंग को पहले से हाई इमॉर्टल गू के रिफाइनमेंट की डिटेल्स पता हैं। उसने चुपके से टाई रुओ नन के साथ सांझ कर ली थी। टाई क्लैन को बहुत पहले से तैयार रहना चाहिए था। वो टाई बाई की शायद पहले से हाई संचा पर्वत में छुपा हुआ हो, किसी भी पाल हमला करने के लिए तैयार। दुश्मन छुपा हुआ है जबकि मैं खुले में हूं, ये अच्छा नहीं है। दूसरा, रिफाइनमेंट के आखिरी कुछ दिनों में सियो मांग यहां पहुंच जाएगा। अचानक से मो वू टियन भी अपनी नई रैंक 5 कल्टिवेशन के साथ शामिल हो जाएगा। अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन ने कई डेमोनिक हेड्स को मार दिया था जिससे डेमोनिक फैक्शन का कोई लीडर नहीं था। मो वू टियन के आने से ये सीन आसानी से पलट गया क्योंकि उसने अपनी रैंक 5 कल्टिवेशन का इस्तेमाल करके डेमोनिक पद की ताकत को इकट्ठा कर लिया था। कहा जा सकता है कि उसकी वजह से बाहर के एक्सपर्ट्स का हॉल पर हमला तेजी से हुआ। दुश्मन मजबूत है जबकि मैं कमजोर, ये और भी बुरा है। आखिर में सबसे गंभीर बात, फैंग युआन ने अपना बाण हाथ उठाया। अपनी पिछली जिंदगी में उस अंधेरे में रखा गया था, लेकिन अब वो जानता था। बाइनिंग बिंग ने चुपके से यूएस पर फिक्स स्टार गू लगा दिया था, इसी बाएं हाथ पर। एक बार जब टाइक्लैन के चारों बूढ़े इन्फिनिट सर्च एंड लॉक का इस्तेमाल करते तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। चाहे वो दुनिया के आखिरी छोर तक भाग जाता, उस पकड़ लिया जाता। एफ्लैट, जब मैं सोचता हूं, टाइक्लैन ने पहले इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि पहला, मैंने टाइम्यू बाई को मार दिया था और वो सिचुएशन उनकी उम्मीदों से बहुत परे थी। दूसरा, वो दूसरों की लड़ाई से फायदा उठाना चाहते थे, बिना नुकसान के जीत का फल पाना चाहते थे। तीसरा, वो बेहद सतर्क थे। भले हाई इन्फिनिट सर्च एंड लॉक रैंक 5 गू वॉर्म्स को रोक सकता है, लेकिन इसे दूसरे तरीकों से रोका जा सकता था। क्या होता अगर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया होता लेकिन यांगू नहीं मिलता? इसलिए इस वजह से उन्होंने इसे एक आखिरी ट्रम्प कार्ड के रूप में रखा। फिक्स स्टार गू चुपके से लगा दिया गया था। फैंग युआन अब जाल में फंसी मछली की तरह था, वो बच नहीं सकता था। ये लगभग एक निराशाजनक स्थिति थी। ऑथर का नोट, ये किताब मेरे 6 साल के सपने का नतीजा है, इसलिए इसमें बहुत सी चीजें हैं और ये दूसरी किताबों से अलग है।
एक खास बात कि फैंग युआन, जो मेन कैरेक्टर है, हार भी सकता है। डिमोनिक पाथ का मतलब कभी भी हर लड़ाई जीतना नहीं होता, डीमंस हारते भी हैं। अगर मैं हार को नहीं लिखूंगा तो मेन डिमोनिक के असली स्वभाव को नहीं दिखा पाऊंगा। हर रिस्क की एक कीमत होती है। अगर किसी दिन फैंग युआन की मौत से ये किताब और भी इंटरेस्टिंग बन सकती है या इसे एक नए लेवल पर ले जा सकती है तो मेन यूज मरते हुए भी लिख दूंगा। यही डिमोनिक पथ की ट्रेजेडी भी है। चैप्टर 400। जिंदगी बस कुछ सौ सालों की है, ये सब एक बड़ा जुआ है तो है। फिक्स स्टारगू, ये मेरे गले में बांधी रस्सी की तरह है। भले ही मेरे पास इससे छुटकारा पाने के तरीके हैं, लेकिन मुझे तैयारी के लिए बहुत समय चाहिए। अगर मुझे फिक्स स्टारगू से तुरंत छुटकारा पाना है तो या तो बाइनिंग बिंग इसे खुद वापस ले या फिर मैं अपना बाण हाथ भी काट सकता हूं। फैंग युआन के दिल में यह करने की आग जल रही थी। फिक्स स्टारगू फैंग युआन के बाएं हाथ में छुपा हुआ था। एक बार जब वो अपना हाथ काट देता तो टाई क्लैन के चारों बूढ़े सिर्फ उसका काटा हुआ अंग ही हासिल कर पाते। अगर उसने ऐसा किया तो फैंग युआन एक अंग खो देगा। यूज फ्यूचर में इसका इलाज कराना होगा। एक कटे हुए अंग को वापस उगना होगा, कुछ नहीं से कुछ बनाना होगा। इसमें बहुत मेहनत लगेगी। इलाज कितना मुश्किल होगा ये तो छोड़ो, अब बात ये थी कि एक बार जब वो अपना बाण हाथ खो देगा तो ये उसके दुश्मनों को अलर्ट कर देगा। टाई क्लैन और बाइनिंग बिंग को तुरंत एहसास हो जाएगा कि फैंग युआन को सब कुछ पता चल गया है और वो तुरंत अपने हमले शुरू कर देंगे। इस तरह में हॉल पर हमला करने वालों में टाई क्लैन और बाइनिंग बिंग भी शामिल हो जाएंगे। फैंग युआन के लिए ऐसी सिचुएशन पिछली जिंदगी से भी बदतर थी। मैं उन्हें समय से पहले अलर्ट नहीं कर सकता। मैं किस्मत वाला था कि रिबर्थ हुआ। पिछली बार के मुकाबले मेरा एक लौटा एडवांटेज यह है कि मुझे पता है क्या होने वाला है। मुझे हालात के साथ बहना होगा, क्योंकि टाई क्लैन और बाइनिंग बिंग अभी भी मेरे काम आ सकते हैं। एक बार जब मैं अपना हाथ खो दूंगा, ना सिर्फ टाई क्लैन मेरे खिलाफ जाने पर मजबूर हो जाएगा, बल्कि सिचुएशन भी बदल जाएगी और मेरी पिछली जिंदगी की पटरी से उतर जाएगी। मैं अपना रिबर्थ एडवांटेज पूरी तरह से खो दूंगा। लेकिन अगर उसने अपना हाथ नहीं काटा तो वो इस सिचुएशन से कैसे निकलेगा और ऐसी गंभीर परिस्थितियों में कैसे पलटवार करेगा? फैंग युआन सोचने लगा। हर तरह के लोग, घटनाएं, कारण और प्रभाव उसके दिमाग में चमकने लगे। वांग सियो, चू जियो, वू शेनटोंग, जैंग सनसन, लॉन्ग किंग टियन, सियो मैंग, टाई रुओनान, बाइनिंग बिंग, मो वू टियन, यानजून, फंग टियन यू। स्लेवरी गू, जेड स्काई गू पॉइजन, लैंड स्पिरिट, ब्रॉन्ज हॉल, इमॉर्टल एसेंस, फिक्स स्टार गू, सेकंड एपेचर गू, अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू। अनागिनत विकल्प अनंत संभावनाओं को जन्म देते हैं। अनंत संभावनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। फैंग युआन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। हर तरह की प्रेरणा और दृश्य उसके दिमाग में अंधेरे में चिंगारी जलने जैसा हो रहा था। अपने आप को बचते हुए सबसे बड़े फायदे को बनाए रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए? वो सोचता रहा, अपनी मानसिक शक्ति खर्च करता रहा। बस थोड़े ही समय में उसके कान सुनसान हो गए। रुको! अचानक फैंग युआन का शरीर कांप गया। शायद एक कदम पीछे लो तो समंदर और आसमान और भी विशाल हो जाता है। क्या मुझे इससे एक बड़े पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए? एक अजीब सा ख्याल उसके दिमाग में आया। नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो रिस्क और भी बड़ा है। उसने अपना सर हिलाया, बड़बड़ाते हुए इस आइडिया को नकार दिया। लेकिन यह ख्याल उसके दिमाग में जात पकड़ चुका था। वो उस लगातार प्रभावित कर रहा था। अगर मैं ये करता हूं और कामयाब हो जाता हूं तो मेरा फायदा जबरदस्त होगा। फैंग युआन की एड तेजी से चमकने लगी। लेकिन अगले हाई पैल उसने फिर से अपना सर हिलाया। अगर इस प्लान में 1 इंच की भी गलती हुई तो मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा। परिणाम टाइरुओनन के हाथों में गिरने से भी बदतर होंगे। स्प्रिंग ऑटम सकाड़ा पहले ही इस्तेमाल हो चुका है। मैं कुछ समय के लिए फिर से रिबर्थ नहीं कर सकता। जैसे जैसे वो सोचता गया, फैंग युआन की नजर गंभीर और गहरी हो गई। अचानक वो हल्का सा हंसा। सोचने वाली बात है कि मैं, अपने वक्त का एक महान डिमोनिक लीडर, अब इतना सावधान और चिंतित हो रहा हूं, अपने प्लान्स को अंजाम देने से डर रहा हूं। जब तक उम्मीद है, मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। सिर्फ एक जबरदस्त फायदा ही मुझे बेधड़क आगे बढ़ने पर मजबूर कर सकता है। किस्मत और रिस्क साथ साथ आते हैं। मैं धीरे धीरे अपनी नींव क्यों बनाऊं? मैं एक ही झटके में आसमान छूना चाहता हूं। हाँ, यही प्लान है। अगर फेल हुआ तो बिना कफन के मौत, अगर कामयाब हुआ तो आसमान में एक ड्रैगन की तरह उड़ूंगा और अपने फ्यूचर के प्लान्स के लिए रास्ता तैयार करूंगा। ही, हा, जिंदगी बस कुछ सौ सालों की तो है, ये सब एक बड़ा जुआ है तो है।
लिटिल बीस्ट किंग, जल्दबाजी मत करो, हम इस पर बात कर सकते हैं। तुम्हें वो पर्वत का रास्ता चाहिए, हम इस पर सौदा कर सकते हैं, इस पर चर्चा हो सकती है। उसके पैरों के नीचे वैंगसियो ने भीख मांगी। फैंग युआन कभी हंसता, कभी गंभीर हो जाता, कभी तेवर चढ़ाता और फिर से खुशी से हंसने लगता। उसने इस रैंक 5 गू मास्टर को, वो पर्वत के मालिक को, एक महान डेमोनिक एक्सपर्ट को डरा कर अधमरा कर दिया था। वैंगसियो के दिल में फैंग युआन एक पागल था, एक मानसिक रोगी। डेमोनिक पाथ अत्यंत कठिन होता है, बिना क्लैन के समर्थन के कल्टिवेशन मुश्किल होती है। कई बार वो मौत के दरवाजे पर संघर्ष करते हैं, उन्हें बड़े मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। डेमोनिक गू मास्टर्स में मानसिक बीमारियां होना आम बात है, खासकर जब फैंग युआन कभी कभी खुद से बातें करता या अपने लिए कविताएं भी बनाता। इससे वैंगसियो की चिंता और बढ़ गई। एक आम इंसान के खिलाफ उसके पास उनसे निपटने के तरीके थे, लेकिन एक पागल से निपटने में एक गू इमॉर्टल को भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। ओ, तुम मुझे वो पर्वत का प्रवेश द्वार बताने का प्लान कर रहे हो? फैंग युआन ने तेवर चढ़ाए वैंगसियो को देखते हुए। ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हें मुझे छोड़ना होगा, वैंगसियो ने फैंग युआन से एक रिएक्शन देखकर चिंता से चिल्लाया। HMPH। फैंग युआन की नजर तीखी हो गई, अपने पैरों से दबाया और एक कैरक की आवाज के साथ वैंगसियो का सर टुकड़े टुकड़े हो गया। वैंगसियो एक महान एक्सपर्ट था, धोखेबाज और क्रूर, ठंडा और भावनाहीन। उससे वो पर्वत का सही प्रवेश द्वार उगलवाने के लिए जांग सन सन के रैंक 5 स्लेवरी गू की जरूरत थी। लेकिन फैंग युआन के नए प्लान में वैंगसियो को हटा दिया गया था। उससे बात करके समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उस सीधे मार दिया गया। वैंगसियो के लिए अफसोस की बात थी, वो पर्वत का मालिक होते हुए भी वो फैंग युआन के हाथों इतनी बुरी तरह से मारा। वैंगसियो को मारने के बाद फैंग युआन ने उसके गू ले लिए और बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटर गू का इस्तेमाल किया, उसके और ये लुओ टिएन के एपिचेस को निगल लिया। इस तरह बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटर गू की एप्टीट्यूड 83% हो गई है। इमॉर्टल एसेंस के मामले में हमने उम्मीद से थोड़ा ज्यादा खर्च किया, 2 हिस्सों से थोड़ा ज्यादा। बागी, तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? फैंग युआन ने अचानक कहा। लैंड स्पिरिट, तुम्हें मेरी सोच कैसे पता चली? ऑफ कोर्स मुझे पता है। फैंग युआन ने नाक से आवाज निकली, स्प्रिंग ऑटम सकाडा की ऑरा लीक करते हुए। बागी, महसूस करो, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? लैंड स्पिरिट बेहद हैरान था। ये एक रैंक 6 इमॉर्टल गू की ऑरा है। लगता है ये स्प्रिंग ऑटम सकाडा है। स्प्रिंग ऑटम सकाडा इस दुनिया का 7वां रहस्यमय गू है। तुम सिर्फ एक मोर्टल हो, तुम्हारे पास ऐसा इमॉर्टल गू कैसे हो सकता है? अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन ने बागी से बात करने में बहुत समय लगाया था। आखिर में उस मानने में फेल हो गया, इसलिए जुआ खेला और अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड दिखाया, लैंड स्पिरिट को मनाया। इस बार फैंग युआन ने शुरुआत से हाई स्प्रिंग ऑटम सकाडा की ऑरा दिखाई और सीधे पॉइंट पर आया। बागी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेन फ्यूचर का एक गू इमॉर्टल हूं, जिसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके खुद को अतीत में रिबर्थ किया है। क्या? लैंड स्पिरिट इतना हैरान था कि उसके पास शब्द नहीं थे। जानकारी बहुत बड़ी थी, वो इसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। फैंग युआन का चेहरा घमंडी था। मेन फ्यूचर से वापस आया हूं, मुझे सब कुछ पता है। बागी, मैं तुम्हारा अगला मास्टर हूं। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सेकंड एपर्चर गू रिफाइन करने में सफलता पाई थी। फैंग युआन बोला। अपनी पिछली जिंदगी में उसने लैंड स्पिरिट को मनाया था, लेकिन अब उसके पास फ्यूचर का ज्ञान था, साथ हाई सेकंड एपर्चर गू रिफाइन करने का अनुभव भी सबूत के तौर पर था। लैंड स्पिरिट जल्दी ही मान गया। नौजवान, क्या तुम सच में मेरे फ्यूचर के मास्टर हो? तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुमने सच में सेकंड एपर्चर गू रिफाइन करने में सफलता पाई थी। चाहे तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो या नहीं, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि इसका मतलब है कि सेकंड एपर्चर गू की सफलता के चांसेस 30% बढ़ गए हैं। लैंड स्पिरिट ने खुशी से कहा। बकवास बैंड करो, बागी, मेन फ्यूचर से आया हूं, मुझे छुपे हुए खतरों के बारे में पता है। पहले मुझे एक आदमी को मारना है। ... एक पाल बाद लॉन्ग किंग टियन फैंग युआन के हाथों मारा गया। अपनी पिछली जिंदगी में यह लॉन्ग किंग टियन एक कमजोर लैंड में घुस गया था और जड़े स्काईगू का इस्तेमाल किया था, ब्लेस्ड लैंड को जहरीला बना दिया था और एक लूप होल बना दिया था, जिससे ब्लेस्ड लैंड को काफी नुकसान हुआ था और फैंग युआन को भी बहुत परेशानी हुई थी। इस बार फैंग युआन ने रिबर्थ के तुरंत बाद हमला किया। लॉन्ग किंग टियन के उस कमजोर एरिया में घुसने से पहले ही उसने हेवनली पावर का इस्तेमाल करके यूज रोका और आसानी से मार दिया।
नौजवान, मुझे अब तुम पर विश्वास होने लगा है। तुमने एक खतरनाक खतरे को समय से पहले ही खत्म कर दिया। उफ, तीनों किंग्स ने ब्लेस्ड लैंड को मॉडिफाई कर दिया। इस लैंड पर मेरा कंट्रोल अब उतना मजबूत नहीं रहा। तुम इस खतरे को महसूस कर सके और तुम्हारे पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा है। तुम सच में फ्यूचर से आए हो। लैंड स्पिरिट ने हैरानी से कहा। फैंग युआन ने आह भरी। लैंड स्पिरिट बूढ़ा और मर रहा था। वो एक मरते हुए बूढ़े आदमी जैसा था। उसकी तुलना एक युवा लैंड स्पिरिट से नहीं की जा सकती थी। जैसे कि वो फैंग युआन के हाथ पर फिक्स स्टार गू को भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। फैंग युआन ने लैंड स्पिरिट के साथ समय बर्बाद नहीं किया। उसने तेजी से काम किया, लॉन्ग किंग टियन के गू वॉर्म्स ले लिए और उसका अपचर निगल लिया। अपनी पिछली जिंदगी में जेड स्काई गू जहर के कारण फैंग युआन लॉन्ग किंग टियन को मारने के बाद लूट का सामान नहीं ले पाया था। लेकिन इस बार उसने जल्दी हमला किया और लॉन्ग किंग टियन अपना गू इस्तेमाल नहीं कर पाया, इसलिए फैंग युआन पर कोई पाबंदी नहीं थी। लॉन्ग किंग टियन को लूटने के बाद फैंग युआन को कई काम की चीजें मिली। एपर्चर के अलावा उसकी सबसे बड़ी लूट जेड स्काई गू थी। ये गू एक गहरे हरे बांस के तने जैसा था, हथेली के साइज का और बीच से खोखला। हाथ में लेने पर एक चिकना एहसास देता था, जैसे जड़े का कोई टुकड़ा हो। रैंक 5 जेड स्काई गू इमेमोरियल इरा से था। अब यह बेहद दुर्लभ था। इसमें एक बेहद मजबूत जहर था और इससे निपटने के शायद ही कोई तरीके ये आसानी से किसी इंसान को जहर देकर मार सकता था, जिससे वो हरी रोशनी में गायब हो जाता। इस गू का बड़ा इस्तेमाल था। फैंग युआन ने इसे सावधानी से रखा। बाईगी, मुझे जल्दी से इस जगह पर ट्रांसफर करो। अगले हाइपैल फैंग युआन डिमोनिक इंस्लेवमेंट पाथ मास्टर जैंग सन सन के सामने प्रकट हुआ। जैंग सन सन ने रिएक्ट भी नहीं किया था कि फैंग युआन ने हमला कर दिया, उसकी जिंदगी खत्म कर दी। फैंग युआन ने मारा और अपचर लूट लिया, वही चीज फिर से, जिससे बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटर गू की एप्टीट्यूड फिर से बढ़ गई। जैंग सन सन एक रैंक 4 गू मास्टर था, लेकिन उसके पास रैंक 5 स्लेवरी गू था। यूज मारने का फैंग युआन का सबसे बड़ा मकसद यही गू था। एक और झलक के साथ फैंग युआन किलर गोस्ट डॉक्टर चू जियू के सामने प्रकट हुआ। लिटिल बीस्ट किंग, तुम यहां कैसे? चू जियू ने फैंग युआन को देखा और चूक गया। उसका चेहरा बेहद हैरान था। फैंग युआन का चेहरा साधा था जब उसने रैंक 5 स्लेवरी गू का इस्तेमाल किया। स्लेवरी गू एक पीली रोशनी में फट गया। चू जियू पर जा गिरा। चू जियू चिल्लाया, कमीने! रैंक 5 स्लेवरी गू, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन बेइज्जत नहीं कर सकते। तुम मुझे गुलाम बनाना चाहते हो, सपने देख रहे हो तुम। यूज नहीं पता था कि पिछली जिंदगी में उसने फैंग युआन से स्लेवरी गू इस्तेमाल करने की भीख मांगी थी। लैंड स्पिरिट के दबाव में चू जियू गू वॉर्म्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था। स्लेवरी गू आसानी से यूएस पर लगा दिया गया। लेकिन एक रैंक 5 गू मास्टर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। ये आत्माओं की लड़ाई थी। चू जियू ने पूरी ताकत से विरोध किया। फैंग युआन की आत्मा कांप गई और वो एक स्टेलमेट में आ गया। चू जियू ने टैंस कसा। उसके माथे पर पसीना भरा था। लिटिल बीस्ट किंग, तुम बहुत भोले हो। एक एनस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर के लिए आत्मा की नींव सबसे जरूरी होती है। जितनी ऊंची हो उतना अच्छा। जंगली जानवरों को कंट्रोल करना आसान नहीं है, इंसानों की तो बात ही छोड़ दो। इंसान सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो जो तुमसे एक रैंक ऊपर है। ये सिर्फ तुम्हारी ख्याली पुलाव है। ही आ। चू जियू दर्द से चिल्लाया। उसकी वो स्मग हंसी फैंग युआन के एक थप्पड़ से खत्म हो गई। इस दखलंदाजी से आत्माओं की लड़ाई फैंग युआन के फायदे में झुक गई और पीली रोशनी उसके शरीर में घुलने लगी। जैसे ही ये पूरी तरह से घुल जाएगी, चू जियू फैंग युआन का सबसे वफादार गुलाम बन जाएगा। चैप्टर एंड।